नमस्कार। मेरा YouTube चैनल देख रहे समस्त प्रतिभागियों को डॉक्टर राकेश कुमार परमार का नमस्कार। आप जानते हैं देश में यूजीसी द्वारा कॉलेजों में भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अभी वैकेंसीज प्रकाशित हो रही हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसके आधार पर 1650 के लगभग विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि के जो पद विज्ञापित किए हैं उनके लिए भर्तियां होना है। और निकट भविष्य में भी यदि हम बात करें तो लगभग मानकर चलिए आप 4 से 5 हजार वैकेंसीज जो है वो निकट भविष्य में आनी है। ये इसका कारण ये है कि 1989 के आसपास 1989-90 के पहले जो एडहॉक, इमरजेंसी और विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हुई थी उनमें से एक बड़ा बैच जो है वो 24-25 में जो है सेवानिवृत्त होने वाला है। साथ ही साथ नए कॉलेजेस लगातार खोले जा रहे हैं, तो इस कारण से और जो रिक्तियां हैं तो ये संभावना, प्रबल संभावना है कि आने वाले 1 से 2 वर्षों में लगभग 4 से 5 हजार पद और विज्ञापित होंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ही हम बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वहां भी लगभग इतने पद रिक्त हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सेट की तैयारी करना बहुत आवश्यक हो जाता है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेट के लिए जो सिलेबस है वो यूजीसी का ही सिलेबस अडॉप्ट कर लिया है एज इट इज। यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, लोक से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, वास्तव में ये परीक्षाओं का आयोजन अब जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से होता है। और 2 प्रकार की नेट एग्जाम्स होती हैं। एक होता है एनटीए यूजीसी नेट जो कला संकाय और प्रबंधकीय और वाणिज्य आदि के लिए होती है, और दूसरा होता है विज्ञान संकाय में जिसे हम CSIR यूजीसी नेट कहते हैं। तो ये भी एनटीए ही कंडक्ट करता है। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि एक जनरल पेपर है और इस पेपर का हेडिंग है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में हम अगर पेपर्स का सिलेबस देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 यूनिट हैं टोटल। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि मध्य प्रदेश में सेट द्वारा जो पेपर लिया जाना है, ये पहला पेपर जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा, यानी अधिकतम अंक 100 होंगे। और ये 100 अंक आपको प्राप्त किससे होंगे? 50 क्वेश्चन से, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमको 100 अंक प्राप्त होंगे। तो आप देखें कि ये जो 50 प्रश्न हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50 प्रश्न किसी एक टॉपिक से आएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें 10 यूनिट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि 10 इकाइयां हैं। पहली इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो 5 प्रश्न इससे होंगे। फिर है शोध अभिवृत्ति, 5 प्रश्न इससे होंगे। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, 5 इससे। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार से कुल 50 प्रश्न होंगे। और इन 50 प्रश्नों के आधार पर आपको जो है 100 अंक में से जो भी आप प्राप्त होते हैं वो आपके ऐड किए जाएंगे। अब रही बात की न्यूनतम अंक की, तो न्यूनतम अंक तो आपको जो है 40 अंक अर्जित करना है। किंतु इस पेपर में 40 अंक अर्जित करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस पेपर में हम बड़ी आसानी से, आप यदि मेरे गाइडेंस में अपनी तैयारी रखते हैं, समय समय पर मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड्स किए जाएंगे उन्हें अगर आप देखते रहे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बड़ी आसानी से आप 80 प्लस अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त अंक आपको निकट भविष्य में काम आएंगे, क्योंकि जहां पर जब एलिजिबिलिटी के लिए निर्धारण किया जाता है तो परसेंटाइल, आप जितने अपर लेवल्स पर आएंगे, जितना अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि न्यूनतम अंक अर्जित करने का अर्थ आपका अभी उसके लिए जो अर्हता प्राप्त करना नहीं हो जाता है। तो
अब हम ये देखेंगे कि हम इसमें अधिकतम अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये टोटल जो यूनिट है वो आपकी 1 से लेकर 10 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 5 अंक 5 प्रश्न आना है। लेकिन इन यूनिट में कुछ का जो सिलेबस है, कुछ का जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है और कुछ का जो पाठ्यक्रम है वो अत्यंत संक्षिप्त भी है, साथ ही साथ उसमें सरलता है। अब यहाँ सरलता का मेरा अर्थ ये नहीं है कि वो सभी के लिए सरल हो। हम एक सामान्य जागरूकता की अगर बात करें तो कुछ लोगों के लिए वो सरल होगा और कुछ के लिए वो सरल नहीं होगा। यहाँ पर निर्भर करता है कि आप किस में अधिक अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो मैंने इस पूरे सिलेबस को जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और प्रत्येक यूनिट के लिए मैंने पार्ट्स की संख्या पहले से ऑलरेडी तय कर दी है। आज की इस वीडियो में मैं जरूर आपसे डिटेल बात करूंगा, किंतु भविष्य में मेरे जितने भी वीडियो होंगे मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म पर वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अधिकांश वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें 30% से ज्यादा समय तो केवल इस बात के लिए होता है, हेलो गाइस, हेलो बच्चा तुम आ गए लाइन लाइन, अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अरे ये वो, और इस प्रकार की बकवासबाजी में ही अधिकतम समय निकल जाता है और जो मुद्दे की बात होती है, टू द पॉइंट्स बात होती है, वो नहीं हो पाती। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं और इसके पश्चात मेरे किसी भी वीडियो में आप इस प्रकार की बातें नहीं सुनने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। आपको बिल्कुल मैं जो तैयारी करवाऊंगा वो तैयारी बिल्कुल एकदम फोकस्ड होगी, यानी फोकस बनाकर हम जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित रहेंगे और वो है कि एनी हाउ हम जो है 80 प्लस नंबर इसमें कैसे लाएं। हाँ, यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि एमपी सेट में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो जब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम बहुत आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से विभाजन किया है। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड्स के बारे में, शिक्षण अभिवृत्ति, है ना। तो ये जो शिक्षण अभिवृत्ति है, इस शिक्षण अभिवृत्ति में हमने अलग अलग नंबर्स डिवाइड कर दिए हैं। तो किस पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर जो है वो क्लियरली आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि हमारा जो पहला पार्ट्स है, तो पहला पार्ट में हम बात करेंगे अवधारणा की। शिक्षण की अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके स्तर क्या हैं, उसकी विशेषताएं और मूल आवश्यकताएं, ये हमारे पहले पार्ट का हिस्सा होंगे जो कि मेरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा। उसमें पहले पार्ट्स में आप इन चीजों को पाएंगे। हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो हम शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट्स होता है ना। तो टीचर और स्टूडेंट्स में हम यहाँ जो स्टूडेंट्स है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लर्नर्स कह रहे हैं। ये सीखने वाला है, शिक्षा प्राप्त करने वाला है, यानी शिक्षार्थी है। तो शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होंगी, इस पार्ट में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेनली आप देखें, एक तो होता है आपका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। यार कैरेक्टरिस्टिक भी किसमें है, हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। आपको पता है कि जिस विधियों से हम किसी किशोर को या किसी बच्चे को समझा सकते हैं, उसी स्तर से हम एडल्ट्स को नहीं समझा सकते हैं। तो सबके सीखने की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ये हम लेवल्स ऑफ टीचिंग में पढ़ेंगे। एंड देन फिर आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में एक यूनिक होता है और उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ये हम इस पार्ट्स में पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं अब हमारा जो अगला जो होगा पार्ट्स, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड, है ना। वो कौन से कारक हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, तो हम इसे रिलेट करेंगे टीचर से, शिक्षक से रिलेट करेंगे, हम शिक्षार्थी से इसको रिलेट करके देखेंगे,
सपोर्ट मटेरियल जो सहायक सामग्री होती है उससे हम करेंगे, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ जो निर्देश देने की जो होती है, हम किस प्रकार से निर्देश पद्धति करते हैं उससे हम इसको करेंगे। साथ ही साथ शिक्षण का जो वातावरण है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वातावरण जो है संस्था का, वो सारी चीजें। पार्ट 4 जो आता है, तो पार्ट 4 में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, उच्च शिक्षण संस्थाओं। उच्च शिक्षण संस्थाओं से यहाँ हमारा अभिप्राय है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स। तो उसमें हम टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि हम अभी यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, शिक्षण अभिवृत्ति। तो इसी का जो चौथा भाग होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो टीचिंग की जो मेथड्स हैं, तो सब मेथड्स जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती हैं और कुछ मेथड्स जो होती हैं वो शिक्षार्थी पर केंद्रित होती है, लर्नर सेंटर्ड होती हैं। देन फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स। अभी जो हमारा कोविड वाला पैंडेमिक वाला दौर बहुत गुजरा है, बुरा गुजरा दौर, इस दौर में हम जो है ऑनलाइन मेथड से भी भली भांति परिचित हो गए। ऐसा नहीं कि इसके पहले ऑनलाइन मेथड्स नहीं थी, लेकिन कोविड के समय में ऑनलाइन मेथड्स जो हैं ये बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे द्वारा देखी गई और साथ में हमने इसके थ्रू अध्ययन अध्यापन किया है। फिर हमारे पास कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें है स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा, एक डीटीएच सुविधा है, देन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर्स, मूक्स आदि। तो ये हम बात करेंगे किसमें, पार्ट नंबर 4 में। पार्ट 5 जो है हमारा वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में। शिक्षण में सहायक जो सामग्रियां होती हैं जिनके थ्रू शिक्षण कार्य किया जाता है, तो इसमें पारंपरिक सपोर्ट सिस्टम क्या है और आधुनिक और आईसीटी बेस्ड है ना। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज का दौर है, तो उसमें जो आईसीटी बेस्ड हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जैसे सपोज करो कि आज ये वीडियोस आप तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक प्रेजेंटेशन है, उसमें एक पेनटेप की सहायता से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, तो ये सब आईसीटी बेस्ड मॉडर्न सुविधाएं हैं। तो दिस इज द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इन पार्ट 6 हम बात करेंगे इवेल्युएशन सिस्टम, क्योंकि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है कि लर्नर का सर्वांगीण विकास करना, यानी यू आर हैविंग समथिंग इन यू, आपके पास कुछ नॉलेज है एंड यू आर इम्पार्टिंग इट टू द लर्नर और स्टूडेंट्स, और आप इसको जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हो फॉर द एनहांसमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट, है ना। तो आप ये भी तो चाहेंगे ना कि उसका डेवलपमेंट कितना हुआ, उसको मेजर करने की भी तो मेथड्स होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन पद्धतियां। तो पार्ट 6 जो होगा वो हमारा मूल्यांकन पद्धतियों के बारे में होगा। फिर हम बात करते हैं मूल्यांकन पद्धतियों के अंदर, तो यहां पर अगला जो हमारा जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो यूनिट 2। इसमें आप देखें रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आप देखें कि रिसर्च वर्ड ही अपने आप में री प्लस सर्च इज इक्वल टू रिसर्च। अब यहाँ पे सर्च का मतलब क्या होता है, खोज करना, है ना। तो एक बार जो खोज हमने कर ली है उसमें दोबारा हम खोजें, तो दोबारा खोजना मीन्स क्या क्या बच गया जो उसमें हम खोजें, तो वही हमको यहाँ पर समझना है और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। तो इंग्लिश में रिसर्च और हिंदी में उसके लिए सही सही शब्द है अनुसंधान, इसको हम कुछ शोध भी कहा जाता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति, तो शोध अभिवृत्ति के पहले पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि शोध का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और रिसर्च में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू द मेथड्स। देन पार्ट 2 जो होगा वो होगा मेथड्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसके मीनिंग्स और डिफरेंट टाइप्स। अब जब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो वो मेथड्स कौन कौन सी हैं, है ना। तो उसमें आपका आ रहा देखिए एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, दीज आर सम स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 जो होगा वो होगा हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, यानी जब हम अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होती है, कुछ स्पेसिफिक कहना चाहिए कुछ विशिष्ट चरण होते हैं। तो वो विशिष्ट चरण कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम फाइनल शेप देते हैं। तो फाइनल शेप देते समय
अगर हम बड़ा विस्तृत व्यापक पैमाने पर अनुसंधान कर रहे हैं, स्पेशली हम हमारे पीएचडी के रिलेटेड कर रहे हैं, देन वी हैव टू राइट द थीसिस। और यदि हम मान लिया कि कोई रिसर्च आर्टिकल या पेपर पब्लिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आर्टिकल राइट करना होता है। तो उसमें हम यहाँ पर पार्ट 4 में हम ये देखेंगे कि थीसिस और आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट्स क्या होता है और उसमें हम रेफरेंसिंग किस टाइप से करते हैं। फिर आता है, जैसा कि टीचिंग में जब हम आईसीटी यूज कर रहे हैं तो रिसर्च में भी हम आईसीटी का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से आईसीटी टूल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज वी कैन मेक आवर रिसर्च वेरी इजियर, टाइम सेविंग, और साथ ही साथ उसकी जो कहना चाहिए क्वालिटी है उसको हम आईसीटी टूल से एनहांस कैसे कर सकते हैं। देन लास्ट पार्ट हमारा क्या होगा, रिसर्च एथिक्स के बारे में। तो ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 के पार्ट 6 में। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमारा है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन आप भली भांति विदित होंगे। इसमें क्या होता है, यू हैव गिवन अ पैसेज, है ना, आपको क्या दिया जाता है, एक गद्यांश दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, और आपको उस पैसेज को सावधानी से पढ़ना होता है और उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आपको जो आंसर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इस पैसेज से मिलता है। तो यहाँ पर पैसेज की प्रैक्टिस, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आप एक लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऑल यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट जो भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहा है तो डेफिनेटली उसने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट है वो। तो आप देखिए कि आपने यूजी लेवल पर लैंग्वेज पढ़ा है, फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर 9th से लेकर 12th तक, और आपने लोअर क्लासेस में भी ये सब चीज़ें पढ़ी है, पर स्पेशली यूजी और यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा उसको पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इजीली, और सम स्टूडेंट्स या सम पार्टिसिपेंट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और की ही होगी, तो वहाँ पर भी आप इस सबसे फैमिलियर है। तो पैसेज राइटिंग, पैसेज वाला जो पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना होंगे। देन इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार, है ना। तो संवाद या संचार या संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये हमेशा बहुत ही आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, आप में संवाद करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप वर्तमान समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली सोसाइटी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। इफ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देन यू आर प्रेजेंटेबल। सो इसमें हमारा पार्ट 1 जो होगा उसमें हम कम्युनिकेशंस का मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे। पार्ट 2 जो होगा वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में होगा, जिसमें हम बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो होता है आपका शाब्दिक संचार और एक होता है आपका अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार इसको हम बॉडी पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज के नाम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत कुछ सामने वाले को बता देता है कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। देन पार्ट 3 में हम बात करेंगे इंटरकल्चरल एंड ग्रुप डिस्कशंस या ग्रुप कम्युनिकेशंस के बारे में, क्लास कम्युनिकेशन, देन मास मीडिया एंड सोसाइटी। दिस विल बी द पार्ट ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 के बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाईली स्कोरिंग पार्ट है। कुछ लोग इससे ये पहले से ही भयभीत हो जाते हैं, अरे हमारा तो मैथ्स कमजोर है, पता नहीं हम इसको कर पाएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत इजीली होते हैं। दैट्स व्हाई आप देखिए कि यहाँ पर मैंने इसके लिए जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मैंने डिसाइड किए हैं, 8 पार्ट हमने बनाए हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हम बात करेंगे कि रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देन पार्ट 2, 3 एंड 4 में जो है हम नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स और रिलेशनशिप्स के बारे में समझेंगे। पार्ट 5, 6, 7, 8 में हमारा जो है वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स होगा। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स में आप देखें कि इसमें एक तो आपके होंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, है ना, अंश और हर, आप बोलते हैं ना भिन्न, जिसमें अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इससे रिलेटेड होंगे। फिर आपके होंगे टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी, है ना, कि इतने समय में इतनी दूरी तय की, इतने में लौटा, इस टाइप के। फिर है आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस,
समानुपात के क्वेश्चंस, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर ये 4 पार्ट्स करे हैं। तो ये जो है हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में होगा। देन फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6। हाँ देखिए, यूनिट 6 में भी हमने बहुत ज़्यादा पार्ट्स लिए हैं। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूसली मैंने 3 पार्ट्स लिखे 1 2 3। इसका रीजन ये है कि डिपेंडिंग करता है कि हमारा किस जगह जाके एंड होगा, तो इसको मैंने 1 2 3 सेपरेटली नहीं किया है, बट ये है कि हम इन 3 पार्ट्स में लॉजिकल रीजनिंग को समझ पाएंगे। इसमें आर्गुमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर, मूड्स, फिगर, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, क्लासिकल स्क्वायर एंड अपोजिशन, पूरा ये टॉपिक्स आपको जो दिख रहा है। और पार्ट 4 में हम बात करेंगे इसकी वेन डायग्राम्स की, है ना, वेन आरेख। अब ये तो हुआ पार्ट 4, ये भी बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसमें आप देखिए यूनिट 6 में ही हम पार्ट 5 6 7 में हम किसकी बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक्स का। इंडियन लॉजिक्स में हम बात करेंगे कि मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान के साधन कौन से हैं। उसके बाद ही फिर प्रमाण, प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर है आपका अनुमान, फिर है आपका उपमान, फिर है आपके शब्द, शब्द की अर्थपत्ति, है ना। यहाँ पे आप देखिए ये अर्थपत्ति मतलब कि शब्द के बारे में और अर्थ उसकी अनुपलब्धता। देन स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, अनुमान कितने प्रकार का होता है, उसकी संरचना क्या है। फिर है व्याप्ति और हेत्वाभास। तो ये हम पार्ट 5 पार्ट 6 एंड पार्ट 7 में इसको हम कवर अप करेंगे। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है अबाउट द डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। जिन भी लोगों ने एसएससी का एग्जाम्स दिया है या बैंक पीओ या बैंक की एग्जाम्स दी, तो उसमें या जो मैनेजमेंट्स की एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियां करेंगी, तो वहां पर ये बहुत फेमस है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, है ना, और उसके बेसिस पे यू हैव टू एनालाइज द डेटा, और फिर आपको जो है उसको इंफॉर्मेशन को उसमें आपने क्या फाइंडिंग्स की है डेटा, वो यहाँ पर सारा है। क्योंकि आप जब रिसर्च में जाएंगे तो ये सब चीजें होंगी। तो इसके पार्ट 1 में तो हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटास के बारे में बात करेंगे, सोर्स ऑफ डेटास, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पार्ट 2 में हम उसका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट और मैपिंग ऑफ डेटा। पार्ट 3 एंड 4 जो होगा वो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में होगा प्योरली, एंड पार्ट 5 जो होगा वो डेटा एंड गवर्नेंस। डेटा जो है वो आपको गवर्नेंस में किस प्रकार से सुशासन, है ना, यहाँ गवर्नेंस का मतलब केवल शासन नहीं है। जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं एक बड़े पर्सपेक्टिव लेवल में, तो उसका अर्थ हमेशा सुशासन से ही लगाया जाता है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 7 होगा। यूनिट नंबर 8 जो है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और इसमें हम 4 पार्ट्स में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। आईसीटी में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं और उनका कुछ मतलब होता है, कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो उन पारिभाषिक शब्द और जनरल एब्रीविएशंस के बारे में हम जो है बात करेंगे, उसकी शब्दावलियों को समझेंगे। देन पार्ट 2 में हम समझेंगे इंटरनेट्स के बेसिक्स के बारे में। इसमें आपका इंटरनेट्स आ जाता है ना, ईमेल आ जाता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उससे रिलेटेड हार्डवेयर्स क्या है, सॉफ्टवेयर्स क्या है, जो भी बेसिक्स आता है। पार्ट 3 एंड 4 जो होगा वो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, है ना, पहल की गई है, किस प्रकार की पहल की गई है। और देन फिर अगेन आ जाता है आपका आईसीटी एंड गवर्नेंस, आईसीटी और सुशासन का आपस में क्या संबंध है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 ये भी बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन यूनिट बड़ी जरूर है लेकिन बहुत कॉमन है ये। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट्स, है ना, व्यक्ति, विकास और पर्यावरण। तो ये एक कॉमन मुद्दा है, एक जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई चीज है, और उसमें सिलेबस जरूर ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये हाईली स्कोरिंग है और आसानी से कवर हो जाता है। तो पहले पार्ट्स में हम डेवलपमेंट और एनवायरमेंट्स का आपस में क्या संबंध है उसको हम पढ़ेंगे।
सेकेंड पार्ट हमारा होगा ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, है ना, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, यानी उनमें जो संव्यवहार होता है, इंटरेक्शन का बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, संव्यवहार, है ना। तो ये जो संव्यवहार है, इस संव्यवहार के बारे में हम बात करेंगे। देन आता आपका पार्ट 3 जो होगा, इसमें हम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, है ना। पार्ट 2 तो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया, पार्ट 3 है एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। जिसमें आप देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल क्लाइमेट चेंज, और उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू। वाटर टाइप ऑफ पॉल्यूशन से आप देखें, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, और वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल हैजार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्ट, बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ आपको इसको पढ़ने में। फिर आता है आपका पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 4 और पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव शरीर पर या उसके स्वास्थ्य पर जो है प्रदूषकों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक, तो वो प्रदूषकों का प्रभाव। फिर है ऊर्जा के स्रोत, है ना, प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं, और आजकल एक नया वर्ड्स आता है ना जिसको हम बोलते हैं एक तो आपका कन्वेंशनल सोर्सेस और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, या रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। जैविक, जैसे सपोज करो कि हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, पेट्रोल आदि की, फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जीज की बात करते हैं, ये सब अलग अलग एनर्जीज के टाइप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रकार के जो भी संरक्षण अधिनियम और न्यूनीकरण जो भी चीजें हुई हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 6, 7, 8 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर मंडे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो समिट कब हुआ था, उसके क्या आउटकम्स आए थे, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, देन क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि और ऐसे जो भी इश्यूज हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जिसकी अपेक्षा जो है किसी भी हाईली एजुकेटेड पर्सन से की जा सकती है, जस्ट लाइक यू, तो वो हम यहाँ पर लेंगे। फिर आता है आपका लास्ट यूनिट 10, हायर एजुकेशन सिस्टम, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली। तो यहाँ पर आप देखें पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स कौन से थे। आप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अवंतिका, है ना, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो सब क्या है, हमारे प्राचीन भारत के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। इसका एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग्स एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, है ना। आप देखें एंशियंट इंडिया का मतलब ही हम क्या मान के चलेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस के पहले की सारी चीजें। देन फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस प्रकार से उच्च शिक्षा का और जो लर्निंग एंड रिसर्च जो है, शोध की और शिक्षण अधिगम जो है उसका किस प्रकार से विकास हुआ। पार्ट 2 जो है वो ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में प्राच्य विद्या, पारंपरिक और अपारंपरिक जो रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, आप में से जिसे आपने महाभारत का धारावाहिक अगर देखा हो, बी आर चोपड़ा ने जो बनाया था, तो उसमें एक नाम आता था भंडारकर इंस्टीट्यूट। तो अब ये भंडारकर इंस्टीट्यूट क्या है, ये हमारा प्राच्य विद्या यानी प्राचीन शोध से संबंधित एक संस्थान है। इसी प्रकार से आपने सोशल साइंस की बुक्स में कहीं पढ़ने में डेफिनेटली सोशल साइंस में आपका लोअर क्लासेस में आया होगा एशियाटिक सोसाइटी, है ना। तो अब ये एशियाटिक सोसाइटी ये क्या करती है ना, इसने इसकी स्थापना क्या हुई, क्या उद्देश्य थी, क्योंकि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ जो थे वो आज आप देखो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, कालिदास की एक रचना है। तो कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो संस्कृत की रचना है।
लेकिन ये संस्कृत की रचना जो है ये आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है ये संस्कृत से अंग्रेजी में किसी ने तो ट्रांसलेशन किया होगा ना। तो वो कौन था जिसने ये ट्रांसलेशन किया, और क्या केवल एक ही चीज का ट्रांसलेशन किया, बहुत सारे ग्रंथों का किया होगा। तो हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं उन पर जो रिसर्च किया जा रहा है वो सब हम जो है इन संस्थाओं के बारे में यहाँ पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 जो है हमारा वो है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में। पार्ट 4 में हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो था 1 से लेकर 10 यूनिट तक। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास टोटल 10 यूनिट है, हर एक यूनिट से 5 प्रश्न आना है और 5 प्रश्न हर एक यूनिट से आएंगे, इस प्रकार से होंगे 50 प्रश्न। तो ध्यान रखें हमें यहाँ पर मिनिमम एफर्ट्स करके हमें क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना है। यानी हमारे प्रयास, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रयास का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने में कसर छोड़े, नहीं नहीं नहीं, पढ़ने में कसर नहीं छोड़ना है। हम ये जो 1 से लेके जो 10 तक यूनिट है, तो जिस तरह से पब्लिश की हुई कि 1 2 3 4 5 ऐसे हम सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे। बस यही चीज परमार सर के साथ आपको समझना है। हम इसकी सीक्वेंस को चेंज करेंगे। आपने देखा होगा कि किसी में पार्ट की संख्या केवल 3 है और किसी में पार्ट्स की संख्या कितनी है, 8। तो एक तो आप 3 पार्ट पढ़ेंगे, तो 3 पार्ट पढ़ेंगे तब भी 5 ही क्वेश्चंस आएंगे। आप 8 पार्ट पढ़ेंगे तब भी 5 ही क्वेश्चंस आएंगे। अब आप डेफिनेट मानिए कि जब आप 8 पार्ट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उन 8 पार्ट को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा ना, 3 पार्ट को पढ़ने में कम समय लगेगा। और कभी कभी किसी में ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 8 पार्ट आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए, सरल है, और ये जो 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट अगर कठिन है तो फिर आप कौन से चयन करेंगे। तो मैंने ये सब आपके लिए बहुत सरल तरीके से अपने उसमें समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पूरा जो अभी तक आपने मेरी स्लाइड्स देखे, तो उसमें ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड्स पे हम 6 पार्ट्स करने वाले हैं। इसमें भी आप देखिए हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। 1 मिनट में पेन की स्याही बदल लेता हूँ, वापस यहाँ पर रेड कर लेते हैं। तो आप देखिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स जो है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखिए कितने हो रहे हैं हमारे पास, ये 6, फिर 6 5, कम्युनिकेशन में 3 है, रीजनिंग उसमें 8 है, लॉजिकल रीजनिंग में 7 है। आप देखिए ये कितना है, 15। और ये ना कुबेर का खजाना है, आप इसमें जितनी मेहनत करो उतना कम है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत विस्तृत है। लगने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं, इसी प्रकार से आप देखें ये यहाँ पर 5 यूनिट है ना। और ये वाला आप देखो कि कहने को 8 यूनिट है, 8 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड किया है, ये भी 8 पार्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली जब हम बात करेंगे ना तो ये हमारे लिए कुछ सरल हो जाएगा। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ पर दे रखा है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ेंगे आगे क्या सीक्वेंस है, तो ये आप नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे सीक्वेंस वाइज जाएंगे। तो ये हमारा ना, आप देखिए ये हमने चेंज कर दिया है। अब आप देखो हम पहले किसको पढ़ रहे हैं, 1 नंबर यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, तो बहुत ज़रूरी, 1 और 2 को हमने कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए क्योंकि ये पहले अगर हम पढ़ लेंगे ना तो रिवीजन में हमें आसानी रहेगी और समय हमारे पास रहेगा, और बार बार जब जब हमें बीच बीच में मौका मिलता रहेगा आपको घर पे, आप डेली एक रूटीन बना लो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ने में आपको आई है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है, ये ऐसा सरल नहीं है। बस में आपको डिटेल्स जानना है, कुछ शब्दावली ऐसी होगी जो आप पहली बार सुनेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने पहले 2 रखा है।
चौथे नंबर पर हमने रखा है कम्युनिकेशंस को, क्योंकि एक बार आपको इसमें समझा दिया फिर आप बहुत अपने आप में परफेक्ट हो जाएंगे और बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। आईसीटी को भी हमने पहले लिया, प्रेफरेंस देख लीजिए आपके नंबर में कहाँ आ रहा है, 8वां नंबर, लेकिन ऐसे अगर हम बात करें तो हमने इसको चौथे नंबर पर ही रखा है। देन फिर हम हायर एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशंस के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम के अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें यूजीसी नेट्स के, क्योंकि सेट का तो इतिहास बहुत कम है ना, पहले सेट होती भी थी तो उसका एक अलग सिलेबस होता था, नेट आधारित सिलेबस पर पहली बार ये सेट हो रहा है। तो उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, एक ट्रिक्स हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसानी से हम ये नंबर ला सकते हैं, इसलिए हमने इसको 7वें नंबर पर। फिर पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट्स को हमने रखा है, उसके बाद हमने यहाँ 3 रखा। और आप देखिए कि कंप्रीहेंशन को तो मैंने सबसे लास्ट में रखा। अब आप सोच रहे होंगे कंप्रीहेंशन वाले पार्ट को सबसे लास्ट में रखने का औचित्य क्या है, तो इसके पीछे इसका औचित्य केवल इतना सा है कि ये इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप डे फर्स्ट से भी इसको ट्राई कर सकते हो। आप कोई भी एक पैराग्राफ लीजिए और उसके आधार पर पैसेज डाउनलोड करिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स देने का प्रयास कीजिए, पर डे का आप नियम बना लीजिए, तो आप आसानी से इसमें हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये था हमारा फर्स्ट पेपर, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड्स और इसके बारे में है, रिसर्च एप्टीट्यूड्स के बारे में है। थैंक्स। एंड यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि आप जिस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं वैसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू वंस अगेन।